नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव लगभग खत्म होने को आ गया। पूरे देश में इस बात की बहुत चर्चा है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जाएगा और कौन आएगा। इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। अलग अलग जगह विमर्श होते रहे हैं कि इस राज्य में इसकी सत्ता जा रही है, इस राज्य में इसकी आ रही है। लेकिन इस बीच में एक शख्स ऐसे हैं जो एक तरह से आंदोलनों से, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी रहे हैं, लेकिन उनके जो संख्या का अनुमान है उसका पूरा देश दीवाना रहा है। एक जमाने में मैं खुद जब टीवी चैनल खोलता था तो केवल उन शख्स के चुनाव को लेके पूर्वानुमान क्या है इसको सुनने के लिए मैं सुनता था। आप समझ गए होंगे मैं योगेंद्र यादव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों गजब हुआ। उनने अनुमान लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, 240 के आसपास रहेंगी। और गोदी मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि अब तो योगेंद्र यादव भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मतलब जब योगेंद्र जी कह रहे थे कि सीटें कम हो रही हैं तो गोदी मीडिया योगेंद्र जी के हवाले से कह रहा था सरकार आ रही है। इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए और देश का क्या है मूड इसको समझने के लिए चलते हैं सीधे योगेंद्र जी के पास। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इसी बात से करूंगा। आपने कहा कि सीटें कम हो रही हैं और गोदी मीडिया ने चला दिया कि योगेंद्र जी ने कह दिया सरकार बन रही है, अब तो समझ लो सरकार बन गई। क्या था चीज, मामला क्या का अनर्थ कैसे हुआ ये? वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात बड़ी नागवार गुजरी है। बहुत मैं बहुत तो कल क्या हूँ, परसों मैंने रात को वीडियो बनाया और वीडियो का उद्देश्य क्या था? वीडियो का उद्देश्य था ये बताना कि उससे पहले 48 घंटे में ये जो बात फैलाई गई थी कि भाई बीजेपी 303 के ऊपर तो आ रही है। देखिए इतना तो अब मतलब 400 400 छोड़ छाड़ के अब अंतिम हथियार ये था कि नहीं, देखिए 400 तो वैसे कहने को था, 370 तो चल गया था, लेकिन हकीकत ये है कि देखिए 303 से ऊपर तो हम आ रहे हैं। ये जब हथियार आया था तो फिर मैंने उसका जवाब देते हुए कहा था कि ना भाई, ये तो 250 के नीचे आ रहे हैं। और मैंने राज्यवार ब्यौरा दिया था। चूंकि एक तर्क आया था कि बीजेपी को दक्षिण और पूर्व में फायदा होगा, जिससे उसके सारे घाटे पूरे हो जाएंगे, तो मैंने राज्यवार ब्यौरा दे के बताया था कि देखिए दक्षिण के जितने घाटे होंगे, दक्षिण और पूर्व में बीजेपी को फायदा होगा, छोटा सा फायदा होगा, लेकिन वो सारा फायदा दक्षिण में ही निपट लेगा, क्योंकि कर्नाटका अकेला अकेला कर्नाटका में बीजेपी को जितना नुकसान होगा, वो बीजेपी को केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जितनी बढ़त मिलेगी, सबकी भरपाई केवल कर्नाटका में हो जाएगी। और उसके बाद जो महाराष्ट्र से लेके बिहार तक का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ जो नुकसान होंगे, इसकी भरपाई की कोई और जगह बीजेपी के पास है नहीं। ये मूल बात थी उसमें। और मैंने एक आंकड़ा दिया था ये कहते हुए कि बीजेपी 250 के नीचे आएगी। और उसको एक रेंज देने के लिए, क्योंकि अब एग्जैक्ट मेरे पास ऐसा थर्मामीटर तो नहीं है कि 102.4 डिग्री, तो मैंने कहा था कि एक 240 से 260 के बीच में आएगी। अब इसको ट्विस्ट कैसे दिया गया? प्रशांत किशोर जी, जिनको मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ, सच बात ये है कि मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता हूँ। वो राजनीति के बारे में थोड़ा बारीक बात कहते हैं। हमारे देश में राजनीति के बारे में स्थूल बातें, नारेबाजी, गाली-गलौज की परंपरा है। प्रशांत किशोर उससे अलग होके बारीक बात कहते हैं। उससे पहले कुछ हो चुका था उनके साथ टीवी पे, जिसको लेके शायद वो विचलित होंगे, और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। वो विचलित थे, तो उन्होंने तुरंत मेरा वीडियो जारी होते ही प्रशांत किशोर जी ने एक ट्वीट कर दिया, ये कहते हुए कि देखिए योगेंद्र यादव भी मुझसे सहमत हैं। कहाँ सहमति ढूंढी उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखिए 240 से 260 तो बीजेपी को दे रहे हैं, अब आप इसमें एनडीए के सहयोगी जोड़ लीजिए और देखिए 272 का आंकड़ा तो पार हो रहा है। इसका मतलब है कि योगेंद्र यादव भी मानते हैं कि मोदी जी की सरकार आने वाली है। और ये बोलते ही पूरा गोदी मीडिया ने चला दिया, प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव सहमत। खबर सहमत। ये कि बीजेपी, योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी, बीजेपी की जीत, ये चलाया। मैंने उन्हें कहा यार तुम मीडिया चलाते हो कि चुटकुले की दुकान चलाते हो? मतलब ये तो योगेंद्र अब जी, इसमें एक मिनट को रोकूंगा आपको। कम से कम 50 लोगों ने मुझे फोन करके पूछा क्या योगेंद्र यादव जी और भाजपा कुछ करीब आ गए हैं। इतना रिमोर फैल गया था पूरे देश में आपके बयान को लेकर। इस देश में दिक्कत यही है कि आप वो दिक्कत यही है कि हमारे दरअसल हमें ना राजनीति के बारे में, क्योंकि तर्क, असहमति को व्यक्त करने के तर्क नहीं है, तो जहां तर्क नहीं होते वहां
गाली या नियत पर शक का सहारा लिया जाता है। अगर वो सारे साथी कहते, और सच बात ये है कि इंडिया गठबंधन के शुभचिंतकों को भी लगा, और वक्त ऐसा है कि कौन कब पलट जाए किसी को यकीन नहीं होता, और ये के जो पैसे का जो पूरा साम्राज्य है इसके सामने कौन न गल जाए, तो लोगों को डर वर रहता है। और दिक्कत ये है कि ये भाषा उनके पास भी नहीं है ये कहने की कि हम योगेंद्र के मूल्यांकन से फला-फला चीज़ों से असहमत हैं। क्यों नहीं असहमत हो सकता? मेरी जेब में कौन-सा एग्ज़िट पोल पड़ा है? हर कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है। असहमत होने की बजाय कहते हैं आस्तीन का साँप, खेल हो गया, ये सब चीज़ें चली। और मीडिया ने ये सब चीज़ें चलानी शुरू की। अब इस सारी चीज़ में दिक्कत क्या थी? दिक्कत 3-4 थी। पहला ये कि प्रशांत किशोर जी ने स्वयं अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि देखिए, एनडीए के नंबर गिनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनडीए में कौन है, कौन नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के बाद ही तय होगा एनडीए में कौन है और कौन नहीं है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। अब टीडीपी है, टीडीपी इनके साथ है या नहीं है, ये फैसला 5 जून को ही होगा। चुनाव तो साथ लड़ लिया, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में सरकार क्या बनेगी और क्या समीकरण बनेगा, उस पर निर्भर करेगा कि टीडीपी एनडीए में रहती है कि नहीं। तो प्रशांत किशोर स्वयं कह रहे थे, बार-बार कह रहे थे कि देखिए केवल बीजेपी के नंबर डिस्कस कीजिए, बाकी कोई नंबर डिस्कस करने का फायदा नहीं। लेकिन उस दिन परसों शाम को उन्होंने कहा कि अब चलिए, अब हम एनडीए, योगेंद्र यादव ने एनडीए के जो नंबर दिए हैं उस पे चर्चा करते हैं। तो एक तो वो दिक्कत थी। दूसरा, जो मैंने वहाँ और जो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, मैं उनकी नीयत पे कतई शक नहीं करता, मैं उनके असेसमेंट से असहमत हूँ। वो कह रहे थे कि बीजेपी को पश्चिमी और को पूर्वी और दक्षिणी भारत में कम से कम 15-20 सीट का फायदा होगा, और उन्होंने कहा कि पश्चिमी और उत्तरी भारत में बीजेपी को 50 सीट का नुकसान नहीं होगा, कम होगा। तो मुझे समझ नहीं आया, मान लीजिए उनकी दोनों बातें सही हैं। मान लीजिए बीजेपी को पूर्वी और दक्षिणी भारत में 20 सीट का फायदा होता है। मुझे नहीं दिखता, लेकिन एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि 20 का फायदा होता है। और मान लीजिए पश्चिमी और उत्तरी भारत में 50 सीट का नुकसान नहीं होता, कहिए 40 का हो जाता है। तो फिर 20 में से 40 घटाया तो ये -20 बना ना, +20 कैसे बन गया है? तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया है तो मामला। क्योंकि प्रशांत जी का दावा था कि 303 के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए तो प्लस चाहिए ना, माइनस से तो आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आया। और जो राज्यवार बात है, जो प्रशांत जी की बात में और मेरी बात मूल्यांकन में असहमति है, वो यही है कि उन्हें लगता है कि दक्षिणी और पूर्वी भारत से बीजेपी को, बंगाल तक बीजेपी को बढ़त हासिल होगी 2019 की तुलना में। मेरी समझ है कि बढ़त उन्हें उड़ीसा तक मिलेगी, और बढ़त कुल मिला के 12-13 सीट की मिलेगी। और जैसा मैंने अभी कहा, केवल कर्नाटका में ये सारी बढ़त बराबर हो जाएगी। 12-13 सीट की बढ़त मिली। अगर आप गिनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में मिला के बीजेपी को 2 सीट मिल जाए, बीजेपी खुश होगी। आंध्र प्रदेश में 3 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, कारण बीजेपी का अपना समर्थन वहाँ बहुत कम है, लेकिन अलायंस में है और अलायंस शायद अच्छा कर रहा है। तेलंगाना में बीजेपी को 4 ऑलरेडी थी। मैं मानने को तैयार हूँ कि उनको 3 या 4 और आ सकती हैं, क्योंकि इस बार केवल कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हो गया है। और उड़ीसा में खबर ये है कि बीजेपी गेन कर रही है। तो मैं उनको, पिछली बार 20 में से 8 आई थी, बहुत आश्चर्यजनक, मैं उसके ऊपर 4 और देने को तैयार हूँ। तो कितना हुआ? 13 सीट हो गए ना कुल मिला के। अब इस 13 सीट का भरपाई केवल कर्नाटका कर देगा। कर्नाटका में बीजेपी के पास पिछली बार 25 जमा 1 26 सीटें थी। उन 26 में से बीजेपी अगर 13 हासिल कर ले तो कमाल हो जाएगा इस बार। सही तो बात हो है। गया। तो मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। और फिर जो बाकी का देश है, उसमें मुझे कोई व्यक्ति बता दे, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति, एक आप अपने चैनल पे ले आइए, आपके चैनल पे तो नहीं आएंगे, किसी चैनल पे आ जाए, जो कहे, आंख खोल के टीवी के सामने मुंह देख के बोल दे कि एनडीए को 30 से अधिक सीट आ जाएगा। कोई नहीं बोलेगा। और कोई नहीं अगर बोलेगा। 30 भी आ जाता है तो 12 सीट का नुकसान हो गया ना। हम्म, राजस्थान में किसी व्यक्ति को ले आइए जो कहे कि बीजेपी 25 में से 25 ला रही है, कोई व्यक्ति होशो हवास में नहीं कहेगा इस बात को। ज्यादा बीजेपी का समर्थक होगा तो कह देगा खाली 5 सीट का नुकसान होगा, कांग्रेस का समर्थक कहेगा 12 सीट का नुकसान होगा।
मैं उसको 8 मान के चलता हूँ, ज्यादा नहीं। गुजरात में बीजेपी का वोट कम होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि उसको ज्यादा सीटों का नुकसान नहीं होगा। मैं तो केवल 2 सीट पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि गुजरात में मार्जिन बहुत ज्यादा है बीजेपी के पास, और अगर वोट गिरते भी हैं तो सीटें बहुत नहीं गिरेंगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तीनों में मैं मान रहा हूँ, दोनों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो खासतौर पे बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। वोट गिर रहे हैं, सीट ज्यादा नहीं गिर रही है। मध्य प्रदेश में समझ लीजिए 4, और छत्तीसगढ़ में तो शायद जो 2 सीट आई थी कांग्रेस, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगी। झारखंड में थोड़ा और नुकसान होने की गुंजाइश है, 3-4 सीट का एडिशनल नुकसान हो सकता है। कुल मिला के यहाँ भी 10 सीट का नुकसान हो गया। हरियाणा और दिल्ली, यहाँ दोनों मिला के बीजेपी को 10 सीट तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसके ऊपर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, यहाँ मिला के 5 सीट का नुकसान बीजेपी को। बच गया बिहार और आपका उत्तर प्रदेश। बिहार में मैं मान रहा हूँ बीजेपी को 15, एनडीए को 15 सीट का नुकसान। अभी तक जो मैंने बताए सब एनडीए के नुकसान, 15 सीट का नुकसान एनडीए को। और इधर उत्तर प्रदेश में जितना भी मैं उलट फेर के देख लेता हूँ, मुझे बीजेपी को कम से कम 10 सीट का नुकसान नजर आता है। नुकसान का मतलब पिछली बार जो 62 सीट बीजेपी की थी, उससे 10 सीट का नुकसान, यानी कि 52 से ऊपर मुझे तो दिखाई नहीं देती। आपकी खबर मुझसे बेहतर होगी, आपके स्रोत मुझसे बेहतर है। मैं तो केवल घूमा हूँ, एक बाहरी के तौर पे मैं कोई 1000 किलोमीटर घूमा हूँगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे वहां नहीं आ जाता जहां आप जैसे लोग जो वहां खड़े होके, जमीन पे खड़े होके रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल इतनी सामान्य सी बात कह रहा हूँ, कोई बहुत अर्थ शेटरिंग बात नहीं कह रहा हूँ, कोई बहुत अनहोनी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अजूबा पेश नहीं कर रहा हूँ जो देश में ना कभी हुआ हो, ना हो देख सकते हो। दिक्कत ये है कि हमने मानसिकता ऐसे अजूबे की बना दी है कि ये कहना कि अजूबा नहीं होगा, ये अपने आप में अजूबा लगता है। बस यही बात सही, है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं राज्यवार कुछ चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले। सीतापुर में मायावती आई, तब तक मैं मानता हूँ कि, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मायावती जी के भतीजे आए आकाश ही, उन्होंने बहुत उत्तेजक भाषण दिया, जिसके बाद उनको निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया पद से। और तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में थे सीट। वो मैं मानता हूँ कि सीतापुर बीजेपी बहुत अच्छा कर रही थी। जो भी वजह रही अंदरूनी, मायावती पे किसका दबाव पड़ा, क्या पड़ा, लेकिन आकाश को जिस दिन हटाया गया, मेरे सूत्र बता रहे हैं उस दिन आधे से ज्यादा दलित वोट इंडिया गठबंधन में चला गया, और सीतापुर सीट आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद के जितने चरण थे, मैंने बहुत बात करी, जिलों में दलितों का बहुत बड़ा रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ है। अखिलेश यादव ने अब तक के शायद पिछले 6-7 साल के चुनाव में सबसे अच्छे टिकट बांटे। उनको पता था कि धर्म का संतुलन जाति से हो सकता है। जैसे यादव कम्युनिटी के बाद में सबसे आक्रामक कम्युनिटी कुर्मी मानी जाती है। अखिलेश यादव ने 10-11 टिकट दे दिए कुर्मी समुदाय को। भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, संतोष गंगवार जैसा कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता, उसको लगभग अपमानित कर दिया। अभी 3 दिन पहले उनकी पत्नी तक का देहांत हो गया, तो बड़ा कुर्मी समाज में रोष है कि इस गम में उनकी डेथ हो गई। तो मेरे ये मानना है कि योगेश जी, आप तो बहुत बेहतर समझते हैं मुझसे, जो ये तो बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश में धर्म का कार्ड नहीं चला, राम मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं है। मुद्दा हावी है बीजेपी के पक्ष में तो राशन है, लेकिन जाति उस पर अगर भारी होती है तो जो पिछड़ी जाति है उसमें कुर्मी, आधा मौर्य, और अगर 30% भी दलित भी जोड़ लेते हैं, तो आप तो समझ सकते हैं फिर आपको किसकी नजर आता है, फिर उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा। अगर 30% दलित भी उधर चला गया होगा तो क्या होगा। देखिए, पहले शुरुआत करें कि बीजेपी के पक्ष में क्या बात जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ले दे के मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि बीजेपी आगे है। जब मैं कहता हूं कि बीजेपी का 10 सीट का नुकसान, तो मतलब क्या 52, 80 में से 52 देना कहीं भी विजय माना जाएगा। बीजेपी आगे है। और ध्यान हो आपको, सन 1989 के चुनाव में, 91 के चुनाव में, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए 2014 तक, बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में जीतती थी, तब उसको उत्तर प्रदेश में 51-53 कुछ ऐसी सीट आया करती थी। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी अपनी पुराने स्टाइल की जीत की तरफ है, हार की तरफ नहीं बता रहा अभी। क्योंकि बीजेपी के पक्ष में 2-3 चीजें जा रही हैं। पहला, जो आपने कहा, राशन। एक साधारण उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मानता है
कि भाई राशन की सारी स्कीम तो मोदी जी लेके आए थे, किसी को पता नहीं है कि ये मनमोहन सिंह की स्कीम थी, एनएफएसए वो लेके आए थे, किसी को पता नहीं है और इसमें विपक्ष और कांग्रेस असफल हुई है ये मैसेज पहुंचा सकते बिल्कुल ठीक है, और ये बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। दूसरा, अभी भी ये छवि लोगों के मन में है, अब इसमें प्रोपेगेंडा का भी अंश होगा और इसमें सच्चाई का भी अंश होगा कि सपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ करता बिल्कुल है, मुद्दा और है। इसको बीजेपी बहुत अच्छे से मसाला लगा के लोगों के सामने पेश करती है, बिल्कुल, सफल। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा, अभी भी योगी बतौर मुख्यमंत्री के घोर अनपॉपुलर नहीं है। लोगों का कुल मिला के उनके बारे में एक हाँ ठीक है, अच्छा चला रहे हैं, ऐसा है। तो ये 3 चीजें बीजेपी के पक्ष में है, इसीलिए बीजेपी इसमें टिकी हुई है। और अगर कुरेदो आप लोगों को तो राम मंदिर का नाम लेते हैं, पर आप कुरेदो नहीं तो वो राम मंदिर की बात बिल्कुल नहीं करते लोग। विपक्ष के साथ क्या चीज चल रही है? पहला, बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के प्रति बहुत गुस्सा है लोगों के मन में उत्तर प्रदेश में। दूसरा, अब लोगों को लगता है बहुत साल हो गए साधारण मुद्दों पे ढक्कन लगाए हुए, बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवर, व्यापार में मंदा होना, इन तमाम चीजों को कब तक बंद करके रखेंगे? लोग इसके बारे में बोलना शुरू कर दिए हैं। और तीसरा, एक विशेष डर पहली बार मैं देख रहा हूं, दलित समाज में डर ये कि संविधान चला जाएगा, आरक्षण चला जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। मुसलमान में डर ये कि मुझे तो 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और इन दोनों के अलावा बाकी समाज के एक छोटे हिस्से में डर ये कि भाई ये तो इस देश का लोकतंत्र जा रहा है, ये भी असर कर रहा है। तो इन तीनों का कुछ मिक्स है और जैसा आपने बताया टेक्निकल कुछ चीजें भी हैं। अखिलेश यादव ने निश्चित ही बेहतर टिकट्स दिए हैं, सामाजिक गठबंधन थोड़ा सा बेहतर बनाया है पिछली बार की तुलना में, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एक साथ खड़े होने से वो दलित वोटर जो कि मायावती जी का साथ छोड़ना चाहता है उसके लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि देखिए, गेस्ट हाउस की घटना के बाद से बसपा के वोटर के लिए सब कुछ क्षम्य था, लेकिन सपा में जाने की वो कल्पना नहीं करता था। नहीं, पहली बार मैंने इस बार देखा लोगों को ये कहते हुए। अब उसके कितना क्वांटम है उसके बारे में डिफरेंसेस हो सकते हैं, मुझे आधा नहीं लगा, मुझे आधे से कम लगा। लेकिन ये बात सही है कि एक छोटा वर्ग है, देखिए अभी भी बीएसपी का जो पुराना वोटर था वो उसका जो कोर है वो आज भी बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके कारण अच्छे हों बुरे हों जो भी है वो जुटा हुआ है, हाथी है जी वो तो उनके साथ है। लेकिन एक हिस्सा टूट रहा है। पहली बार मैंने ये भी देखा कि बसपा का वोटर अब थोड़ा संकोच करता है कहने में कि मैं बसपा का वोटर हूं। बीच में बड़ा एग्रेसिव होता था बसपा का वोटर, हाँ जी हाथी के हाँ बताओ जी। अब वो संकोच कर रहा है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर बीजेपी में भी जा रहा होगा, लेकिन उससे बड़ा हिस्सा पहली बार सपा कांग्रेस में जा रहा है। और ये जो है ये निर्णायक हो सकती है ये बात। आरक्षण के सवाल पे ये जो मुख्यमंत्री जी की वेबसाइट पे जो लेख लगा हुआ है जो कहता है आरक्षण की आग में सुलगता भारत, अरे ये भारत अन्याय की आग में नहीं सुलग रहा, जाति व्यवस्था की आग में नहीं सुलग रहा, आरक्षण वो आग है जिससे देश सुलग रहा है। ऐसी बातें जब मुख्यमंत्री करते हैं इसका मैसेज कहीं ना कहीं अंदर जाता है, ये बातें छुपी नहीं रह सकती, ये बातें पहुंच जाती हैं। तो इन सब का असर होके इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो मैंने पॉजिटिव चीजें भी गिनाई, नेगेटिव चीजें भी गिनाई। कुल मिला के जो तराजू है इस वक्त नेगेटिव की तरफ झुका है। मैं उसको केवल 10 सीट मान रहा हूं, लेकिन संजय भाई आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये 10 का 20 होते हुए एक चुटकी की बात है, 10 और 20 में कोई फर्क नहीं है। जहां 10 ये मैं यही समझना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, अगर जो मैंने खास तौर से जातियों की बात करी, पिछड़ी जातियों का बहुमत हिस्सा 2014 तक बीजेपी कल्याण सिंह के बाद 2014 तक खड़ी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पिछड़ी जातियां फिर कभी जुटी नहीं थी। मुलायम सिंह ने ऐसा घूटा था, वो जुटी नहीं पाई थी। 2014 में अमित शाह ने आके ये इंजीनियरिंग करी, यहाँ पे पिछड़ी जातियों को वो धर्म की छतरी तरह ले आए थे कि धर्म बड़ा है। वो मैं पहली बार इस चुनाव में वो धर्म वाली छतरी हटते हुए देख रहा हूँ। तो फिर जो मुख्य जातियां हैं उनके संग अगर 30% दलित जुड़ जाता है
और साथ में मैं एक बात और पूछूंगा, मैंने बड़ा करीब से महसूस की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण से जो शुरू हुआ था, वो जो क्षत्रिय युवाओं के मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, मैंने खुद देखे थे, योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। उसके बाद फिर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के करीबी जितने बाहुबली थे, योगी जी को पसंद है थोड़ा बाहुबल रखना, तो जितने बाहुबली थे, वो संगीत सोम से लेकर राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह, अभय सिंह, सबको अमित शाह ने व्यक्तिगत बुलाया और सबसे व्यक्तिगत बातें करी। और उसके बाद में ये बात अलग है कि उसमें से कुछ लोग, जैसे राजा भैया का मैं खास तौर से नाम लूंगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन वो खुल के इस समय समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 2 सीटें मैं कहूंगा एक तरह से जो तक कर सकते हैं वो तक कर रहे हैं सपा के लिए। तो एक मैसेज ये गया कि योगी क्या चाहते नहीं है कि सीटें ज्यादा हैं, क्योंकि ये सब लोग पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि अगर सीटें 300 आई तो योगी हटाए जाएंगे, और ये मैसेज है नीचे तक। तो जो आप कह रहे हैं योगी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने या तो वोट नहीं दिया या फिर उन्होंने गठबंधन को इसलिए वोट दिया कि योगी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ये फैक्टर भी आपको लगता है कि बहुत काम कर जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये तो मैंने जमीन पे देखा, काफी लोग जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी अच्छे हैं, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैंने पूछा क्यों? कहते नहीं नहीं, ये योगी जी का चुनाव नहीं है। इतना। और ऐसे लोग भी कहने वाले मिले जिन्होंने कहा कि जैसे रमन सिंह को हटाया, शिवराज सिंह को हटाया, वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाया, अगला नंबर योगी जी का है। ये कहने वाले लोग हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये खेल अंदर चल रहा है? वो अंदर की बात है, आप बेहतर जानते होंगे। मैं सत्ता के गलियारों के खेल से आमतौर पे जरूर रहता हूँ, सड़क पे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, तो वो अंदर का मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक बात है। दूसरा, आपने कहा जो पिछड़ी जातियों में जो वोट का स्खलन है, वो बात भी सही है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, मैंने बाकी वर्गों का किया। पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वहां भी एक छोटे सा स्खलन, बीजेपी के वोट में गिरावट शुरू हुई है। अब सवाल किसी का ये होगा कि भाई साहब, अगर सब तरफ गिरावट है तो फिर खाली 10 सीट क्यों जाएंगी, 20 क्यों नहीं जाएंगी, 25 क्यों नहीं जाएंगी, 30 क्यों नहीं जाएंगी? ये मोटे अनुमान की बात है। मैं जो विश्वास के साथ कह सकता हूं वो ये कि परिवर्तन की दिशा दक्षिण में है, मतलब बीजेपी नीचे जा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। कितनी नीचे है? पिछली बार बीजेपी को 13% का एडवांटेज था। सपा बसपा गठबंधन के 38% वोट थे, बीजेपी के 51% थे, 13% का फासला था पहले और दूसरी पार्टी। मेरे विचार से वो फासला घट के 6% के करीब हो गया, आधा हो गया है लगभग। उस अनुमान के आधार पे मैं ये निष्कर्ष पहुंच रहा हूं कि अगर वो 6% हो गया, इनकी बीजेपी आगे है आज भी, लेकिन कोई 5-6% से आगे है, उसके आधार पे मैं अनुमान लगा रहा हूं कि बीजेपी कहीं 50-52 सीट के करीब है। लेकिन एक बात याद दिला दूं, अगर 6 से ये 4 हो गया तो बीजेपी 48 पे है, और 6 से 2 हो गया तो बीजेपी 40 पे है। मतलब कि अगर बीजेपी सपा कांग्रेस गठबंधन से 2% आगे भी रहती है, तब भी दोनों को 40-40 सीट आएंगी। ये बीजेपी की एक इलेक्टोरल ज्योग्राफी का एक तथ्य है। तो और यहाँ 6% आगे से 2% आगे जाने में 4% का फासला नहीं है, केवल 2% का फासला है। क्योंकि 2% वोट इधर से उधर गए तो आपका फासला 6 की बजाय 2 पे आ जाएगा। और हमारे पास आज की तारीख में इतने बारीक औजार नहीं है कि मैं सही बात, से आपके सामने कह सकूं कि ये 6 है, 2 नहीं है। मैं इतना जरूर विश्वास से कह सकता हूं कि वोट में गिरावट है। गिरावट कितनी है? तो इसलिए मैं बिल्कुल संभव है, ये जो 52 दिख रहा है ये 40 पर भी पहुंच सकता है। और मोटा इक्वेशन में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का, कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50 है तो देश में 250 है, अगर उत्तर प्रदेश में 40 है तो देश में 240 है, अगर उत्तर प्रदेश में 30 है तो देश में 230 है। ये आप मोटा हिसाब लगा लीजिए। इस तरह से उत्तर प्रदेश निर्णायक है। जैसे मैं एक सीट का उदाहरण दूं छोटा सा, जो आप बेहतर समझा पाएंगे। अयोध्या में अखिलेश यादव ने दलित जाति के अवधेश जी को टिकट दे दिया, अवधेश प्रसाद को। आज की तारीख में मैंने अयोध्या में जितने लोगों से बात करी, वो उसमें से 99% ने कहा कि चुनाव बड़ा फंस गया है अयोध्या में। और आसपास में जो पासी समाज, आसपास के जिलों का पासी समाज, जो पासी जाति भाजपा के समर्थक मानी जाती थी, अवधेश जी के टिकट के बाद, अयोध्या का चुनाव तेज होने के बाद, कई जिलों से पासी समाज के गठबंधन में जाने की खबरें हैं।
तो फिर जो आप कह रहे हैं जो प्रतिशत घट रहा बढ़ सकता है, तो फिर वो वाकई में संकेत बड़े ला सकता है ना योगी जी? जी, यही देखिए, यही इस देश की खूबसूरती और इस देश का वो जो बारीकी है, जो दिल्ली या मुंबई में बैठ के पता नहीं लगती। ये फैज़ाबाद नामक जो सीट है, जिसमें अयोध्या एक छोटा-सा हिस्सा है, वहाँ देखिए, वहाँ केवल मंदिर और महंत नहीं, हालाँकि मंदिर और महंत भी अलग-अलग विचार के वहाँ आपको मिल जाएँगे। वहाँ केवल श्रद्धालु और दर्शक नहीं है, वो तो बाहर के हैं। वहाँ पासी समाज भी है, वहाँ दलित समाज है, वहाँ मुसलमान है, वहाँ अन्य पिछड़े हैं, तमाम लोगों का वर्चस्व है। तो उसको केवल अयोध्या मंदिर, पूजा और उसके वीडियो देख के आप अपना मत ना बनाइए। सामान्य समाज वहाँ रहता है और ये अयोध्या जो है फैज़ाबाद, ये अवध इलाके का हिस्सा है और पूरे अवध में, ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट जितना भी गिरेगा, उससे ज़्यादा वो अवध में गिरेगा और अवध में मार्जिन भी पिछली बार थोड़ा-सा कम था। तो ये इलाका है जहाँ ज़्यादा उलट-फेर हो सकता है। इतनी बात तो मैं बाहर से कह सकता हूँ, बाकी आप अंदर से कह पाएँगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री जी अचानक मुसलमानों पे आ गए। मुसलमानों के आरक्षण, मुसलमानों का ये, मुसलमानों का वो, कल तो वो मुजरे पे भी आ गए। ये जो मुसलमान कार्ड खेलना शुरू किया, इससे क्या भाजपा को देश भर में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि मेरा मानना ये है कि 4-5% मुसलमान ऐसा था, जो कम्फ़र्ट था, वो कह रहा था छोड़ो यार, अब मोदी जी भी कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे इस बार, मतलब मन में था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मुसलमानों पे हमले हुए, वो 4-5% और यूनाइट हुआ, फिर मुसलमानों की पोलिंग बहुत ज़्यादा हुई। तो आपको लगता है कि इस हमले से क्या हिंदू वाला वोट ज़्यादा मिला, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इस तरह की बातों से? अ, मैं जब घूम रहा था, तब मोदी जी ने सब करना शुरू कर दिया था और वो दिन थे जबकि हर रोज़ वो ऐसा है, कुछ ना कभी मंगलसूत्र होता था, कभी मामला भैंस पे पहुँचा, फिर मामला टोंटी पे पहुँच गया था। अब मैं सोच रहा था कि अब खाली गटर की चर्चा होनी बाकी है, कि कीचड़ में किसको कितना हिस्सा, कांग्रेस आएगी तो सारा गटर मुसलमानों को दे देगी इत्यादि। अब इसकी कसर बाकी थी और तो कुछ बाकी था नहीं। ये सब चल रहा था, लेकिन सच बात ये है संजय जी कि इसकी ज़मीन पे कोई विशेष रेज़ोनेंस थी नहीं। मुसलमान को पहले ही पता था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, वो कोई हैरान नहीं था। हाँ, अगर कुछ बचे-खुचे 2-4 ने वोट देना था, क्योंकि सर्वे हमें बताते हैं कि मुसलमानों का कोई 5-6% वोट बीजेपी को मिलता है, कभी 7-8% भी हो जाता है। तो उसमें से हो सकता है 1 आधे प्रतिशत की और गिरावट हो गई हो। और उधर बीजेपी के बीजेपी के प्रति उत्साह बढ़ा हो या कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, कहीं पे नहीं हो रहा था। और दरअसल बीजेपी के अपने समर्थक और मोदी जी के अपने घोर समर्थक, जिसकी कमी नहीं है देश में, खूब घोर समर्थक उनके मिलते हैं, वो थोड़ा संकोच में ही थे इसको लेके। कुल मिला के जो संदेश गया देश भर में वो ये था कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। तो उनका समर्थक कहता था कि देखिए ऐसी बातें चुनाव में तो बोलनी पड़ती हैं। मतलब कि झेप तो रहा था, लेकिन उसको इस तरह से कवर करता था और उनका विरोधी हावी था कहते हुए कि ये प्रधानमंत्री के करने की बात है कोई। तो इससे कोई विशेष फ़ायदा हुआ हो मुझे नहीं लगता, मगर एक चीज़ बीजेपी की हर रणनीति बहुत बारीक और कई लेयर्स की होती है। तो वोटों में कोई बड़ा फ़र्क पड़ा हो ऐसा नहीं। लेकिन देश का नैरेटिव जो कि रोज़-रोज़ इनके हाथ से फिसल रहा था और बेसिकली बीजेपी अपने गोदी मीडिया को कोई कहानी नहीं पकड़ा पा रही थी। तो इसके सहारे उन्होंने 5-10 दिन कोई हेडलाइन दे दी कि चलिए बुरा मतलब मतलब चुप्पी से तो अच्छा बदनामी अच्छी है। कुछ तो चलेगा, तो चलाया इन चीज़ों को और रोज़-रोज़ अगर इस देश में महँगाई और बेरोज़गारी का फ्रंट पेज पे न्यूज़ आता, वो ज़्यादा नुकसान करता और इस तरह की भद्दी न्यूज़ आने से ज़रूर थोड़ा-सा भद उड़ी, लेकिन हो सकता है बीजेपी को कुल मिला के ये हो कि चलिए भद उड़ने से भी अच्छा है, अगर रोज़ बेरोज़गारी की खबर आए, रोज़ अडानी की खबर आ जाए, अडानी ने जो किया है उसके बारे में अभी 3 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खुलासा किया है, वो अगर फ्रंट पेज की हेडलाइन बन जाए, उससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है उनकी ये सब कैलकुलेशन रही हो। ज़मीन पे इससे कोई बहुत बदलाव मुझे दिखाई नहीं दिया। योगी जी 5-6 महीने पहले कहीं चुनाव लगता ही नहीं था। लगता था कि बीजेपी मोदी एक तरफ़ा चुनाव है। आपको लगता है चुनाव की घोषणा से सिर्फ 2 महीने पहले ये चुनाव बदला है और राहुल गांधी की यात्रा ने इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका अदा की है? 2 महीने पहले नहीं, मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ़ 10 दिन पहले पलटा है। पता नहीं कब पलटा, बाद में इतिहासकार ठीक से बताएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये चुनाव पलटी खा गया है।
ये पलटा शब्द का इस्तेमाल मैंने शुरू किया था पहले दौर के बाद, कभी 19 तारीख को पहला दौर था, तो मैंने समझता हूँ कोई 30 तारीख के करीब मैंने अब ये कहना शुरू किया कि ये चुनाव पलट रहा है ना। पलटा तो पहले ही होगा, हमें तो बाद में, हमें थोड़ा सा देरी से दिखता है। लेकिन देखिए, 2 महीना चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव की घोषणा हुई मार्च के महीने में, मार्च के मिडिल में चुनाव की घोषणा हुई। तब तक ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी 272 के नीचे जा रही है। मैं उन दिनों भी लेख लिख रहा था कि देखिए, संभव तो होना चाहिए बीजेपी को 272 से नीचे उतरना, और मैं यही सब गणित करके बताता था, फला-फला राज्य में होगा इत्यादि। मुझे उस वक्त तक गुमान नहीं था कि महाराष्ट्र में इतनी सीट जा सकती है बीजेपी की, और मेरे को कहीं उस वक्त लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी की बड़ी हार हो सकती है, जो बाद में मैंने रिवाइज किया। लेकिन मोटा गणित करके मैं बता रहा था कि 272 के नीचे तो बीजेपी उतर सकती है, इसमें क्या दिक्कत की बात है। लेकिन साथ साथ में ये भी स्पष्ट था कि ये हो नहीं रहा है, जो संभव है वो हो नहीं रहा है। इंडिया कोलिशन एक गतिरोध में आ गया था। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा के बतौर अच्छी हुई, उसमें घोषणाएं अच्छी हुई, लेकिन उसका वो असर जो कि पहली यात्रा का हुआ वैसा दिख नहीं रहा था, और यात्रा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की आपसी खींचतान की खबरें सुर्खियों में थी। तो आपको ईमानदारी से बताऊं, मार्च के मध्य तक भी मुझे नहीं दिख रहा था कि ये चुनाव पलट रहा है। ये तो समझिए अप्रैल में जब शुरू होने वाला था, अप्रैल में जाके कहीं पलटना शुरू हुआ, और इसको पलटने का श्रेय बाद में, अगर ऐसा होता है और जो आप और मैं कह रहे हैं वो बात सही निकलती है, तो फिर इसका श्रेय लेने वाले तो बहुत लोग आ जाएंगे। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन सच बात यह है कि इसका श्रेय पार्टियों से ज्यादा पब्लिक को मिलना चाहिए। दरअसल इस चुनाव में पब्लिक खड़ी हो गई है, और पब्लिक के खड़े होने से पार्टियों की हिम्मत बनी है। बिल्कुल ठीक बात। पार्टियों के खड़े होने से पब्लिक बाहर नहीं आई है ना? सही बात ये है। बड़ा अजीब चीज हुई, और बिल्कुल नहीं। इसलिए कोई कह नहीं सकता कब हुआ ये। कोई कह सकता है कि जो पटना में बहुत बड़ी रैली की थी, जन विश्वास रैली आरजेडी ने, उससे बदलाव आया। कोई कहेगा कि मुंबई में जो इंडिया गठबंधन ने रैली की, न्याय यात्रा, उसके बाद, इस सब के बारे में कयास लगते रहेंगे, लेकिन बदलाव आया है। चुनाव मतलब कहीं बस चुनाव का बिगुल बजा, लोग आंखें मसले बैठे और कहा नहीं यार, ये तो ठीक नहीं लग रहा, मामला तो सही नहीं है। बस कहीं ऐसा हुआ, चुपचाप हुआ, और फिर उसकी खबर हमारे तक पहुंचने लगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, अगर ये मान लिया जाए कि 240 तक बीजेपी आती है, तो क्या मोदी जी आसानी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, फिर ये जो प्रधानमंत्री बनने का जो खेल है, उसकी तिकड़म जो है, उसका तो मैं माहिर नहीं हूँ। और जैसा मैंने कहा, अगर बीजेपी 272 से नीचे आती है तो कौन एनडीए में है, मतलब बीजेपी मान लीजिए 250 आ जाती है, 245 आ जाती है, उससे भी कम जा सकती है। तो तब एनडीए में कौन होगा, इसका अभी से हम कह नहीं सकते। कौन एनडीए और कौन नहीं एनडीए, कौन इंडिया है, इसका फैसला तो 4 तारीख के बाद होगा। लेकिन मैं 3 आपको कसौटियां बताता हूं। अगर बीजेपी 303 के ऊपर, बीजेपी केवल, एनडीए की बात नहीं कर रहा, अगर बीजेपी 303 के नीचे आती है, 300 से नीचे आ जाती है, 400 पार की बात थी, 300 आर हो गया, आकर नीचे आ गई 300 के नीचे, तो एक नैतिक पराजय तो होगी, लॉस ऑफ फेस जिसको कहा जाता है, मुंह छुपाने का कुछ तो इंतजाम बीजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डुगडुगी बजाई। अगर 272 से नीचे बीजेपी आ जाती है, तो इसे सामान्य लोगों की आंख में बीजेपी की हार के रूप में देखा जाएगा। कह रहे थे 400 पार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हार गए चुनाव में, देखो 272 सीट रह गए। और अगर 250 के नीचे आती है, तो मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है। मतलब बीजेपी में जो लोग मोदी जी के सताए हैं, और मैं बार बार कहता हूं, हम जैसे लोग, मोदी जी के असली सताए हुए लोग हम लोग नहीं हैं। मैं जानता हूं आपको बहुत परेशान किया है इस रिजीम ने, तमाम ईमानदार पत्रकारों को परेशान किया है, लेकिन बीजेपी, मोदी जी के असली सताए हुए प्राणी आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे, जो बेचारे किसी तरह से मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। सबकी आवाज खुल जाएगी, और वहां फिर
एकदम कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। अब उस कॉन्टेस्ट में कौन आएगा, क्या आएगा, ये खेल मैं ना अच्छे समझता हूँ, ना उस तरह के खेल में मेरी दिलचस्पी है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, 272 के नीचे जब बीजेपी आएगी, उसके बाद चाहे जो मर्जी खेल हो, चाहे जो सरकार बने, नंबर 1 बीजेपी के लोग खड़े होके जनादेश, जनता हमारे साथ है, इस तरह का उद्घोष नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, इस देश में मीडिया की थोड़ी-सी ज़ुबान खुल जाएगी, गला थोड़ा-सा खुल जाएगा। हो सकता है आप जैसे लोगों को बुलाना भी शुरू कर दें। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को भी कानून में वो नुक्ते नज़र आने लग जाएंगे जो पिछले 2 ढाई साल से 5 साल से उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस देश के लोकतंत्र का एक लोकतंत्र खुल जाएगा, लोकतंत्र का माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और मेरे लिए ये चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये केवल कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, ये इस देश के संविधान, इस देश की लोकतंत्र और इस देश की आत्मा को बचाने का है। बीजेपी 272 के नीचे आती है तो संविधान को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी, सरकार जो मर्जी बनाए। नंबर 2, इन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं में थोड़ा हिम्मत आ जाएगी। लोकतंत्र की हत्या की जो तैयारी हो चुकी थी, वो हत्या से बच जाएगा। और तीसरा, इस देश की आत्मा बच नहीं जाएगी, लेकिन इस देश की आत्मा को बचाने का संघर्ष करने वाले मेरे आप जैसे लोगों को लड़ने की जमीन मिल जाएगी। लड़ना तो अभी हमें पड़ेगा और ये बहुत लंबी लड़ाई होगी, लेकिन कहिए जैसे बस के अंदर कई बार होता है ना, फुट होल्ड पे पाँव रखने की जगह मिल जाती है कि चलो हैंडल हाथ में आ गया, एक तो पाँव रखा गया, अब आगे लड़ लेंगे, घुस लेंगे, इतनी जगह मिल जाएगी। मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, इतना समय देने के लिए और विस्तार से इतनी अच्छी बातें समझाने के लिए। आभार आपका। ये थे योगेंद्र यादव जी, उन्होंने राजनीति की, देश की राजनीति को विस्तार से समझाया और समझाया कि किस तरह लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात सब समझ रहे हैं कि जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर संकट आया हुआ है, ऐसे चुनाव के नतीजे देश का भविष्य तय कर देंगे। आपको कैसी लगी बातचीत, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।